नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मिसिंग स्ट्रीट पर। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जंगल की कुछ भयानक डरावनी कहानियां लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानियां बहुत पसंद आएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज की कहानियों की तरफ। अपनी 35 साल की नौकरी में खोए हुए लोगों को ढूंढने का मेरा बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। ज्यादातर लोग या तो अपने रास्ते से भटक जाते हैं या फिर किसी पहाड़ी से फिसलकर रास्ता भूल जाते हैं और वापिस नहीं जा पाते। जैसा कि पुरानी कहावत है कि अगर खो जाओ तो जहां हो वहीं रहो। इसीलिए ज्यादातर लोग जो जंगलों और पहाड़ों पर खो जाते हैं वो वहीं आसपास ही मिल जाते हैं और कहीं दूर नहीं जाते। लेकिन 2 बार मेरे पास ऐसे केस आए जहां ऐसा नहीं हुआ। इन दोनों ही केसेस ने मुझको अंदर तक हिला कर रख दिया था और इन्हीं केसेस ने मुझे आगे मोटिवेशन दी कि मैं पूरी शिद्दत के साथ खोए हुए लोगों को ढूंढूं, जिन लोगों को ढूंढने का मुझे जिम्मा दिया गया है। पहला केस था एक छोटे से लड़के का जो अपने माँ बाप के साथ जंगल में पिकनिक मनाने गया था। वो बच्चा और उसकी छोटी बहन दोनों एक ही साथ खोए थे। दोनों बच्चे माँ बाप के साथ ही खेल रहे थे कि माँ बाप की नजर सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही उनसे हटी थी और दोनों बच्चे अचानक गायब हो गए। माँ बाप के काफी ढूंढने पर भी जब बच्चे नहीं मिले तब उन्होंने हमें फोन किया। मैं अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंचा जहां से बच्चे गायब हुए थे। थोड़ा सा ढूंढने पर बच्ची तो बहुत जल्दी मिल गई, पर वो छोटा लड़का नहीं मिला। जब बच्ची से हमने उसके भाई के बारे में पूछा तो उसने बताया कि भैया को भालू अंकल लेकर गए हैं। उसने बताया कि भालू अंकल ने उसको खाने के लिए बैर दिए और उसको किसी को कुछ न बताने के लिए बोला। वो बस भैया के साथ थोड़ी देर खेलना चाहता था। बच्ची ने बताया आखिरी बार बच्ची ने अपने भाई को देखा था तब वो भालू अंकल के कंधों पर बैठा हुआ था और खुश था। जाहिर था कि हमारा सबसे पहला शक गया कि शायद ये किडनैपिंग का केस है और बच्चे को किसी ने बहला फुसला के किडनैप कर लिया है। लेकिन उस एरिया को अच्छे से जानने के बाद भी हमें किसी दूसरे आदमी के वहां आने का कोई सुराग नहीं मिला। लड़की बार बार यही बता रही थी कि वो भालू अंकल दिखने में बिल्कुल अलग था। उसका कद बहुत लंबा था और उसके शरीर पर बहुत बाल थे जैसा कि भालू के होते हैं और उसका चेहरा बहुत अजीब सा था। अजीब सा, बच्ची ने यही बताया। हमने उस इलाके को कई हफ्तों तक छाना लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। वो मेरी लाइफ के सबसे लंबे चले केसेस में से एक था। आखिर में हार कर हमें वो केस बंद ही करना पड़ा। ये दूसरा केस था एक 11 साल की लड़की का जो अपनी मम्मी और दादाजी के साथ पहाड़ों पर घूमने के लिए गई थी। उसकी मम्मी ने बताया कि वो बस 1 मिनट के लिए एक पेड़ पर चढ़ी थी ये देखने के लिए कि आसपास और क्या क्या है। बस फिर वो लड़की उस पेड़ से कभी नीचे ही नहीं आई। पता नहीं पेड़ से ही कहाँ गायब हो गई। उन्होंने उसका घंटों तक पेड़ के नीचे वेट किया। ना कोई चिल्लाने की आवाज आई, ना ही गिरने की। लड़की पेड़ के ऊपर से ही ऐसे गायब हो गई जैसे कि हवा में गायब हो गई हो। घंटों वेट करने के बाद उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। जब हम वहां पहुंचे तो हमने भी उस इलाके को अच्छे से ढूंढा लेकिन लड़की का कहीं कोई अता पता नहीं मिला। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वो दोनों बच्चे कहाँ गायब हुए और उन मासूमों को ढूंढ ना पाने का दर्द मैं आज भी महसूस करता हूँ। कई बार जब किसी खोए हुए शख्स को ढूंढने जाना होता था तो मैं अकेला ही अपने खोजी कुत्तों को साथ लेके निकल पड़ता था और अक्सर वो खोजी कुत्ते मुझे सीधा किसी ऊंची पहाड़ी के नीचे ले जाते थे। कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं बल्कि ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जहाँ न कोई पेड़ न कोई चट्टान ना ही कोई पत्थर, सिर्फ सीधी खड़ी ऊंची पहाड़ियाँ जिन पर चढ़ना किसी आम इंसान को तो छोड़ो किसी प्रोफेशनल के बस का भी नहीं था। ऐसी पहाड़ियाँ जहाँ ठीक से हाथ रखने तक की जगह नहीं होती थी।
और हमेशा ही खोया हुआ इंसान पहाड़ के ऊपर या फिर दूसरी तरफ ही मिलता था, और वो भी हेलीकॉप्टर की मदद से कई कई किलोमीटर दूर। उन लोगों को याद ही नहीं होता था कि वो वहां कैसे पहुंचे। दिमाग घूम जाता था ये सब सोच के कि वो उस तरफ कैसे पहुंच जाते थे। कोई ना कोई जवाब तो जरूर ही होगा इसका, लेकिन मुझे इसका आज तक कोई जवाब नहीं मिला। एक केस मुझे अच्छे से याद है जिसमें हमें एक डेड बॉडी मिली थी। एक 11 साल की लड़की एक नदी पार कर रही थी। उस पे बने एक छोटे से पुल से अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे एक पत्थर पर जा गिरी। लड़की सर के बल गिरी थी और गिरते ही उसकी मौत हो गई थी। ऐसा नहीं था कि मैंने पहली बार कोई डेड बॉडी देखी थी, लेकिन उस लड़की की माँ को जब उसके मौत की खबर मिली तो उसकी माँ की वो दिल दहला देने वाली चीखें मैं कभी नहीं भूल सकता। लड़की की बॉडी को जब एम्बुलेंस में डाल रहे थे तब उसकी लाश को देख के उसकी माँ की वो दिमाग को फाड़ कर रख देने वाली चीखें बहुत डरावनी थी। ऐसा लगा मानो उसकी बेटी के साथ ही उसका सब कुछ खत्म हो गया। उसकी चीखों में जो दर्द था, ऐसा लगा मानो उसकी बेटी के साथ उसकी भी मौत हो गई हो। कुछ दिनों बाद मेरे ही एक साथी ने बताया कि उस माँ ने खुदकुशी कर ली। वो अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती थी। काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता। एक बार मुझे एक दूसरी टीम के अफसर के साथ काम करने का मौका मिला। मैं खुद भी एक ऑफिसर ही था। हुआ यूं था कि हमें एक इलाके में कुछ भालुओं के होने की रिपोर्ट मिली थी। उसी रिपोर्ट के सिलसिले में हम वहां जांच करने गए थे। दरअसल उसी दौरान उस इलाके में एक आदमी के खो जाने की रिपोर्ट भी मिली थी। वह आदमी पहाड़ी चढ़ने के लिए गया था और उसको कुछ दिन में वापस आ जाना था, लेकिन वो वापस आया ही नहीं। ट्रेनिंग के दौरान हमें पहाड़ चढ़ना सिखाया जाता है और उस आदमी को ढूंढने के लिए हमें बहुत मुश्किल पहाड़ियां चढ़नी पड़ी। आखिर में हमें वो मिल ही गया। उसका पैर दो पत्थरों के बीच बने छोटे से छेद में फंस गया था और टूट गया था। मालूम पड़ा कि वो वहां 2 दिन से फंसा हुआ था और उसका पैर सड़ना शुरू हो चुका था। काफी देर मशक्कत करने के बाद किसी तरह हमने उसको बाहर निकाला और हेलीकॉप्टर पर चढ़ाया। हेलीकॉप्टर में सिर्फ डॉक्टर ही था उसके साथ। बाद में उस डॉक्टर ने हमको बताया कि वो आदमी चुप ही नहीं हो रहा था और रोए जा रहा था। बार बार एक ही बात बोले जा रहा था कि वो तो बिल्कुल ठीक था और अच्छे से पहाड़ी की चढ़ाई कर रहा था कि उसको वहां एक रहस्यमयी आदमी मिला। उस आदमी के पास चढ़ाई का कोई औजार नहीं था और वो सफेद कपड़े पहने हुए था। वो उस रहस्यमयी आदमी के पास गया और उसको पीछे से आवाज दी। वो आदमी पलटा तो उसने देखा कि उसका कोई चेहरा ही नहीं था। सिर था लेकिन कोई आंख नाक मुंह कुछ नहीं था। उसने बताया कि उस आदमी को देख के वो इतना डर गया कि जल्दी जल्दी से पहाड़ी के नीचे आने लगा और उसी दौरान उसका पैर फिसला और वो वहां फंस गया। उसने बताया कि जब वो वहां फंसा हुआ था तो पूरी रात उस बिना मुंह के आदमी के नीचे उतरने की आवाजें सुनता रहा था। नीचे उतरते हुए उस आदमी की भयानक दिल दहला देने वाली चीखें पूरी रात उसने सुनी। डॉक्टर की ये बात सुन के मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। अच्छा हुआ जब वो कहानी सुना रहा था मैं उसके साथ हेलीकॉप्टर में नहीं था। मेरी जिंदगी का सबसे भयानक केस था जो कि एक लड़की का ढूंढने का केस था जो कि अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ पहाड़ चढ़ने के लिए गई थी और उनसे अलग हो गई थी। उस दिन हम देर तक बाहर पहाड़ी पर ही उसको ढूंढ रहे थे क्योंकि हमारे खोजी कुत्तों को उसकी गंध मिल गई थी। आखिरकार वो हमें मिली। जब वो हमें मिली तब वो एक बड़े सड़े लकड़ के अंदर सहमी हुई बैठी थी। उसको देखने से ही पता चल रहा था कि वो सदमे में थी और बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसके एक पैर का जूता भी गायब था और उसका बैग भी वहां नहीं था। हालांकि उसको कोई चोट नहीं लगी थी, इसीलिए हम उसको अपने साथ पैदल ही वापस ले जाने लगे अपने बेस पर। अंधेरा हो चुका था
वापिस जाते समय बुलेट की बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी और बार बार पूछ रही थी कि वो बड़ी बड़ी काली आंखों वाला आदमी हमारा पीछा क्यों कर रहा है। हमें वहां कोई आदमी नहीं दिखा, लेकिन वो बार बार पीछे देख रही थी। हमें लगा शायद वो सदमे के कारण ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है, लेकिन हम जैसे जैसे अपने बेस के पास पहुंच रहे थे उसकी अजीब हरकतें बढ़ती जा रही थी और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया था। बार बार वो मुझसे कह रही थी, उस आदमी को बोल दो मुझे देख के मुंह ना बनाए। एक मौका तो ऐसा आया कि वो लड़की वहीं रुक गई और पलट के चिल्लाने लगी, मेरा पीछा करना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें इन लोगों को भी तुम्हारे साथ नहीं ले जाने दूंगी। बड़ी मुश्किल से हम उसको खींच के आगे बढ़े, लेकिन उसके अचानक बाद हमें अपने चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। अंधेरा होने के कारण कुछ दिख तो नहीं रहा था, लेकिन आवाजें चारों तरफ से आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई खांस रहा हो, लेकिन वो कोई नॉर्मल खांसी नहीं थी, कोई बनावटी खांसी लग रही थी। एक लय में आ रही थी, वो भी चारों तरफ से, जैसे रात के अंधेरे में कीड़े आवाज करते हैं, बिल्कुल ऐसे। मुझे नहीं पता मैं उस आवाज को कैसे बयान करूं। जब हम अपने बेस पर बस पहुंचने ही वाले थे, वो लड़की रुकी और उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें इतनी ज्यादा फटी हुई थी जितना कोई इंसान नॉर्मली नहीं खोल सकता। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोली, वो कह रहा है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। उसको तुम्हारी गर्दन पर बना चोट का निशान बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी गर्दन पर बचपन में लगी एक चोट का निशान है जो कि कपड़े पहनने के बाद नहीं दिखता, और उस टाइम तो मैंने जैकेट भी पहनी हुई थी। मुझे नहीं पता उस लड़की को उस निशान के बारे में कैसे पता चला, लेकिन जैसे ही उसने मुझको ये बोला, अचानक वो खांसने की आवाज बिल्कुल मेरे कान के अंदर से ही आने लगी। मेरा रोम रोम खड़ा हो गया और दिल धड़ धड़ बजने लगा। मेरे साथ मेरे और साथी भी थे। मैंने उनको बोला, जल्दी से निकलो यहाँ से। मैं बहादुर दिखने की कोशिश कर रहा था अपने साथियों के सामने, लेकिन सच तो ये है कि मैं उस समय हद से ज्यादा डर गया था। आखिर हम अपने बेस पहुंच ही गए, लेकिन उस रात जो हुआ उसको सोचता हूं तो आज भी कांप उठता हूं। जोगा, स्टार्क, लिंडा और इजाबेल ये चारों अलग अलग जगहों से आए थे, पर इनका मकसद एक था, दुनिया घूमना। जोगा जर्मन था, वो जर्मनी के म्यूनिक से आया था, और स्टार्क अमेरिकन आयो का रहने वाला था। वो लिंडा भी अमेरिकन थी और वो न्यू जर्सी के कैवे की रहने वाली थी, और इजाबेल इंग्लिश थी, वो यॉर्कशायर की रहने वाली थी। चारों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते थे। चारों की मुलाकात इटली के मिलान में हुई थी। सबके शौक एक जैसे थे, इसलिए वो जल्दी ही एक दूसरे के दोस्त बन गए। इस बार वो चारों इंग्लैंड के एक आइलैंड के लिए निकले थे। ये इंग्लैंड का एक खूबसूरत छोटा सा द्वीप था। इस पर सिर्फ रिजॉर्ट्स थे, यहाँ लोग घूमने ही आया करते थे। उन चारों ने भी एक दिन अच्छा मौसम देखा और एक नाव किराए पे ली और चल दिए। खुशनुमा मौसम था, ऊपर खिला खिला नीला आसमान और नीचे लहराता नीला सागर, बीच में दौड़ती उनकी नाव। जोगा को नाव चलाना अच्छे से आता था, इसलिए वो कैबिन में था और बाकी लोग डेक पर लेटे हुए थे। वाओ, सो ब्यूटीफुल। स्टार्क दूर नजरें दौड़ाते हुए सागर और आसमान को देखकर बोला, हे स्टार्क, तुमने क्या सोचा है कि तुम वहां जाके क्या करोगे? इजाबेल ने स्टार्क को खींचा। वेल, अभी तो कुछ पता नहीं, पर इतना तो पता है कि मैं वहां बहुत मजे करने वाला हूँ।
स्टार्क खुश होते हुए बोला। हाँ, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ये सही भी है, पर जोगा के बारे में क्या, वो तो वहाँ जाकर भी खुद में खोया रहेगा। ये बोल के लिंडा हंसने लगी। मैं वहां पहुंच के सिर्फ एक चीज मिस करने वाला हूँ। और वो क्या है? इजाबेल ने पूछा। हवाईन लड़कियां। और इस बात पर सब ठहाका मार के हंस पड़े। तभी जोगा बाहर आया। जोगा को स्टार की ये आदत पसंद नहीं थी, खासकर उसका इजाबेल से ज्यादा घुलना मिलना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्या कर रहे हो तुम लोग? जोगा इजाबेल के बगल में बैठते हुए बोला। कुछ नहीं, बस थोड़ा दिल बहला रहे थे। और तुम बताओ, हम कब तक पहुंचेंगे? इजाबेल उसके घुटने पर कोहनी रखते हुए बोली। अगले 3 घंटे में हम आइलैंड पर होंगे। और शायद वो उस आइलैंड पर पहुंच भी जाते अगर वो सब ना हुआ होता। जिस वक्त वो लोग बैठे हुए ये सब बातें कर रहे थे, तभी अचानक दूर आसमान में एक धब्बा सा नजर आया उन लोगों को। उन लोगों ने उस पर कोई ध्यान ना दिया, मगर जैसे ही जोगा की नजर उधर गई, उसने सबको अंदर कैबिन में जाने को बोला। वो नाव की दिशा बदल दी और कुछ ही मिनटों में वो नाव भयंकर तूफान में घिर गई। तूफान इतना तेज था कि उस नाव के टुकड़े टुकड़े हो गए। नाव की दिशा बदल देने की वजह से वो दूसरी तरफ किनारे की ओर चली गई और किनारों से टकराकर वो टूट गई। जब तूफान आया तो उसकी विकरालता देख के लग रहा था कि बस प्रलय आ गया है। कई कई मीटर ऊंची लहरें ऐसे लग रही थी जैसे कोई शैतान अपना मुंह खोल के जीभ लपलपा रहा हो। उसमें घिरी इनकी असहाय नाव तिनके की तरह लहरों पर टकरा रही थी। जब नाव टूटी तो इजाबेल समुद्र में जा गिरी। उसे बचाने जोगा भी पीछे से कूद गया और वो किसी तरह उस नाव के एक टुकड़े पर लाए और उसके सहारे दोनों किनारे तक आए। लिंडा और स्टार नाव के एक एक टूटे पटरे के सहारे किनारे पर आए और लगभग 30 मिनट तक ये तांडव मचाने के बाद तूफान आगे गुजर गया। ये सब लोग अब भीगे कपड़ों में किनारे पर बैठे हुए थे। आसमान में अभी भी बादल छाए थे और बारिश हो रही थी, इसलिए इन सबको जोर की ठंड लग रही थी। इजाबेल की हालत तो ये थी कि अगर उसे कुछ देर और गर्मी ना मिली तो वो मर जाएगी। पर इन लोगों के पास कोई सामान नहीं था, ना ही कपड़े, ना ही खाना और ना ही जरूरत का कोई दूसरा सामान। इजाबेल की हालत खराब होती जा रही थी। उसके पेट में भी कुछ पानी गया था। उसे जल्द से जल्द ही मदद की जरूरत थी। उन तीनों ने मदद के लिए जब आसपास नजर दौड़ाई तो पाया कि वो एक टापू पर है जिसके किनारे पर वो है और चारों तरफ घना जंगल है। What the hell is this? यहाँ कोई मदद के लिए होगा भी या नहीं? जोगा ने अपना सिर पीट लिया। डोंट वरी, कोई ना कोई तो यहाँ रहता ही होगा। मे बी ट्राइब ही हो यहाँ। स्टार्क ने उसे तसल्ली दी। या जोगा, तुम और स्टार्क मदद के लिए जाओ, मैं इजाबेल का ख्याल रखूंगी। लिंडा ने जोगा को बोला। और दोनों वहां से चले गए। अंदर की तरफ जाने पर घना जंगल था। वो दोनों अलग अलग दिशाओं में आवाज लगाते हुए बढ़े। जोगा कहीं रास्ता ना भूल जाए, इसलिए वो रास्ते में पेड़ों की डालियां तोड़ के थोड़ी थोड़ी दूर पर डालता जा रहा था। आखिर क्या हुआ आगे? क्या उन्हें मदद के लिए कोई मिला या नहीं? क्या हुआ उस आइलैंड पर? जानने के लिए देखते रहिए द मिसिंग स्ट्रीट। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तभी मैं इस सीरीज के पूरे एपिसोड आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। और नेक्स्ट पार्ट तभी आएगा जब इस कहानी पर 100 लाइक्स पूरे हो जाएंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लगे हाथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस
आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।